चलिए पहला क्वेश्चन है जी, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? तो यह भारत शासन अधिनियम जो 1935 में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव और इसके जो है कुछ प्रमुख तथ्य भी दिया गया है, जैसे संघात्मक सरकार की व्यवस्था जो है, संघात्मक सरकार का स्थापना भी किया गया था इसी के द्वारा, और केंद्र में जो है द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन भी जो है इसी के द्वारा लगाया गया था। इस केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था और संघात्मक सरकार की व्यवस्था भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो शुरुआत में जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। इसके बाद एक संपत्ति के अधिकार जो है, संपत्ति के अधिकार को जो है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाकर, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी या विधिक अधिकार इसे तो बोलते हैं। तो वर्तमान में जो मूल अधिकार की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 6। वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? तो 6। एक हटा किसे दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में इसे हटा दिया गया। पहले जो संपत्ति का अधिकार था यह अनुच्छेद 31 में, बाद में इसे 44वां संविधान संशोधन करके 300 के ए में जोड़ दिया, या 300 के का में इसे 44वां संविधान संशोधन करके जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या कितने हैं या मौलिक अधिकार के? तो 6 हैं। जो मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार। जबकि मूल कर्तव्य अगर पूछेगा कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य जो लिया गया है वह रूस के संविधान से, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। और मूल कर्तव्य की संख्या वर्तमान में 11 है। मूल संविधान में मूल कर्तव्य एक भी नहीं था, 0 था। उसके बाद एक ही बार 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, 10 मूल कर्तव्य को एक बार 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में सरदार स्वर्णसिंह समिति के सिफारिश पर, सरदार स्वर्णसिंह समिति के सिफारिश पर एक बार 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और 11वां जो मूल कर्तव्य था वह शिक्षा, 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा जो जोड़ा गया भाग 4 के का और 51 के का में, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 को। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में कौन सा गांधीवाद दर्शन पर आधारित नहीं था? तो गांधीवाद दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण जो है दिया गया तथ्य है गांधी जी के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्राम पंचायत का गठन किया जाना चाहिए, जिसका गठन ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में था, अनुच्छेद 40। इसमें भीमराव गांधी जी के सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन गांधी जी का कहना था कि गांव का विकास जरूरी है, इसलिए इस ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में, बाद में इसे संवैधानिक जो दर्जा मिला ग्राम पंचायत को, यानी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया अनुच्छेद 243 के तहत, अनुच्छेद 243 के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और जो है इसकी संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए सिफारिश किसने की थी? तो एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए सिफारिश किया था। जो एल.एम. सिंघवी समिति का गठन वर्ष 1986 में हुआ, वर्ष 1986 में सिंघवी समिति का, जिसमें ग्राम पंचायत, गांधी जी के द्वारा ग्राम पंचायत, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना, कृषि और पशुपालन की व्यवस्था थी, और मद्यपान पर रोक था, मद्यपान जो इस पर रोक था, गौ हत्या पर भी रोक था। तो ये सारे सब जो तथ्य थे गांधी जी के द्वारा, मजदूर का संरक्षण उनके द्वारा दिया हुआ था नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि में राज्यों को सहायता अनुदान करता है? तो राज्यों को जो सहायता अनुदान यह वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, जिसका गठन 1951 में हुआ।
वित्त आयोग का गठन 1951 वर्ष में हुआ था। और वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है, नियुक्ति यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग का गठन जो है। और प्रथम जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वह केसी नियोगी थे। अभी वर्तमान में चल रहा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में है NK सिंह या नंदकिशोर सिंह NK सिंह है। और 16वां भी वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे वह अरविंद पनगड़िया होंगे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। और अरविंद पनगड़िया जो है वर्ष 2026 में अपने कार्यभार को संभालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। भारत में अवशिष्ट निहित की गई है किसमें? देखिए ये अवशिष्ट जो सूचियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां निहित किसमें की गई है? तो केंद्रीय सरकार में, केंद्र सरकार के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां जिसमें मूल संविधान समझिएगा जिसमें बनाया गया था उसमें 3 सूची थी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती। और जो भी चीज एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा उसके लिए सादा रखा गया है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची को सादा रखा गया। तो अवशिष्ट सूची में जैसे परमाणु ऊर्जा आयोग, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और यह जो है अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है। तो संविधान में 3 सूचियां थी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती। और एक खाली रखा गया था अवशिष्ट, जिसे बाद में जोड़ा जाएगा। कोई भी चीज बाद में जोड़ा जाएगा तो इसमें अवशिष्ट सूची के अंतर्गत जो है आता है। तो केंद्र अवशिष्ट सूची में जो संघात्मक व्यवस्था होती है, शक्तियां सारा वह केंद्र सरकार के हाथों में होती है। केंद्र सरकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? देखिए भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी या विधिक अधिकारी होता है जो भारत के महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी जो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। महान्यायवादी का वर्णन यह अनुच्छेद 76 में है। और भारत के जो प्रथम महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। और वर्तमान में है R वेंकट रमनी जो है वर्तमान जो भारत के महान्यायवादी है R वेंकट रमनी। चलिए अगला, जैसे राज्यों में राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील एडवोकेट जनरल होता है। राज्य सरकार का एडवोकेट जनरल और भारत सरकार का महान्यायवादी। एक आता है कि सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है भारत सरकार का? जो कैबिनेट सचिव होता है। एक दिन और भी क्वेश्चन आया था कैबिनेट सचिव। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई जा सकती है और समाप्त की जा सकती है? तो समझिएगा कि राज्य के जो विधानमंडल होते हैं, विधानमंडल, इस विधानमंडल में कानून बनाने वाला राज्यों में होता है विधानमंडल और देश में कानून बनाने वाला होता है संसद। तो संसद के 2 अंग हैं, राज्यसभा, संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें एक और आता है राष्ट्रपति। अंग कितने हैं? तो 3। उसी प्रकार राज्यों में कानून बनाने वाला होता है विधानमंडल। तो विधानमंडल में होता है विधानसभा और विधान परिषद, जो कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, बल्कि 6 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ की विधान परिषद है। तो अगर जो है कानून विधानमंडल बनाता है तो विधानसभा और राज्यपाल मिल के कानून बनाता है। जिस राज्य में अगर विधान परिषद नहीं है तो विधान है तो विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर बनाएगा। जिस राज्य में नहीं है तो विधानसभा और राज्यपाल मिलकर बनाएगा। तो उसमें कहा गया है कि इसके अनुसार विधान परिषद बनाई जा सकती है, यानी विधान परिषद का सृजन के बारे में पूछा, सृजन या समाप्ति के बारे में। तो सृजन या समाप्ति की जा सकती है या अनुच्छेद 169 के तहत, जबकि विधान परिषद की सृजन और समाप्ति 169 में है। और 170 में जो है विधानसभा का वर्णन, 170 में विधानसभा की चर्चा है। और 168 अनुच्छेद में है विधानमंडल, विधानमंडल अनुच्छेद 168 में विधानमंडल है। और 171 में विधान परिषद की चर्चा की गई। विधान परिषद की चर्चा जो है
या 171 में है, और विधान सभा की चर्चा 170 में है, और विधानमंडल की चर्चा जो है 168 में। 167 अनुच्छेद जो है इसमें कहा गया है कि राज्यपाल के कार्य हेतु मुख्यमंत्री इसको सलाह देगा, यानी राज्यपाल जो है इसको कार्य हेतु मुख्यमंत्री जो होंगे वह सलाह देंगे। 167। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया? तो केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा भाग 8 में की गई है, जिसमें वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य जो है 28 है, राज्यों की संख्या 28, और इसकी चर्चा केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा भाग 8 में। जबकि भाग 9 में जो चर्चा की गई है इसमें पंचायत की चर्चा जो है भाग 9 में है। भाग 9 के जो का है इसमें नगर पालिका है, और भाग 9 के खा में जो है इसमें सहकारी समिति की चर्चा है भाग 9 के खा में। और 10 में जो है इसमें एससी और एसटी इसका प्रशासनिक क्षेत्र का वर्णन, प्रशासनिक व्यवस्था किया गया है, एससी और एसटी का प्रशासनिक व्यवस्था की गई। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 9 नंबर है, कोको कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो यह फास्फोरिक अम्ल के कारण, फास्फोरिक एसिड के कारण स्वाद कैसा लगता है? खट्टा। नेक्स्ट 10 नंबर है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। प्रोटॉन के किया था गोल्डस्टीन ने किया था प्रोटॉन की खोज। और न्यूट्रॉन के चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक। और न्यूट्रोनो अगर रहेगा, न्यूट्रोनो की खोज किसने की? तो पाउली ने। न्यूट्रोनो की खोज किया था पाउली ने किया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व, ब्रह्मांड में पूछ रहा है पूरा जो ब्रह्मांड है इसमें पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या में हाइड्रोजन पाया जाता है। जबकि अगर पूछता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो है तत्व हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। 78% पाया जाता है नाइट्रोजन जो है 78%, और O2 की मात्रा होती है 21%, और CO2 जो होती है 0.03%। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, अस्थिर ताप पर गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? या बॉयल का नियम जो होता है व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो बॉयल का नियम, और दाब के अस्थिर ताप के सीधे समानुपाती होता है तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स का नियम। सीधे समानुपाती जो होता है तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स का नियम, यानी न्यूनतम ताप पे सीधे समानुपाती तो चार्ल्स का नियम। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर बॉयल का नियम है। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो धुआं एक प्राइमरी विलयन है जो गैस में ठोस का उदाहरण है। चलिए धुआं हो जाएगा किस प्रकार का उदाहरण है? तो गैस में ठोस का उदाहरण है। इसमें एक दो क्वेश्चन और पूछता है कि वायु किस प्रकार का उदाहरण है? वायु, तो वायु हो जाएगा गैस में गैस का ही उदाहरण है, वायु हो जाएगा। और एक और पूछता है कोहरा किस प्रकार का उदाहरण है? तो गैस में द्रव का उदाहरण, तो कोहरा हो जाएगा गैस में द्रव का उदाहरण, वायु हो जाएगा गैस में गैस का उदाहरण, और धुआं हो जाएगा गैस में ठोस का उदाहरण। अगला है ऑक्सीजन तथा अवकरण दोनों जैसी आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों जो है ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जैसी आचरण करने वाला तत्व है।
पदार्थ है, जबकि नाइट्रिक अम्ल जो है इनसे अलग, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। यहाँ समझिएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी पूछेगा तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब भारत का प्रथम क्या बन गया? गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा कि प्रथम वायसराय कौन था, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय एवं अंतिम क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल। अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। भारत का अंतिम, स्वतंत्र भारत का अंतिम, इसमें लग जाएगा स्वतंत्र भारत। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला जो आईपीएस थी वह कौन बनी थी? तो आईपीएस जो बनी थी किरण बेदी थी। आईपीएस जो है किरण बेदी थी। या 1900 जो है आईपीएस बनी थी 1975 में। 1975 में भारत की प्रथम महिला आईपीएस बनी थी। और भारत की प्रथम महिला जो आईएएस थी अन्ना जॉर्ज। आईएएस जो है आईएएस अधिकारी जो थी बनी थी अन्ना जॉर्ज वर्ष 1951 में। वर्ष 1951 में फातिमा बीवी जो थी यह सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी। सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी पहली महिला जज कौन बनी थी? तो फातिमा बीवी बनी थी। पहली महिला जज बनी थी फातिमा बीवी। या वर्ष 1989 में बनी थी, जो है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जो जज बनी थी। अब तक सुप्रीम कोर्ट की कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, बल्कि अन्य न्यायाधीश बनी है। और अन्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है फातिमा बीवी। और उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कोई बनी है तो लीला सिंह। मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 17 नंबर। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चाइना है। और कागज का आविष्कार सबसे पहले भी कहाँ हुआ था? तो चीन में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फॉल बैक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से। फॉल बैक हो जाएगा कुश्ती से। इसमें वाटर पोलो में पूछता है खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। पोलो में होता है 4 होता है। फुटबॉल में या जब से याद रखिएगा हॉकी हो गया, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों में कितना? 11 खिलाड़ी होता है। जबकि अगर रग्बी फुटबॉल रहेगा, रग्बी में 15 खिलाड़ी, रग्बी में 15। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी हो जाएगा, पोलो में 4 हो जाएगा। कुश्ती में जो है 2 खिलाड़ी रहेगा, इधर से उधर से रहता है। कुश्ती में 2 खिलाड़ी होता है। जिम्नास्टिक में पूछता है, जिम्नास्टिक में हो जाएगा 8 खिलाड़ी होता है। खो-खो रहेगा तो 9 खिलाड़ी होता है, खो-खो में 9 खिलाड़ी हो जाएगा। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, वॉलीबॉल जो होता है वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होता है, वॉलीबॉल 6 खिलाड़ी। बास्केटबॉल एक पूछता है, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। भारत ने सर्वप्रथम किस राष्ट्रमंडल जो है खेलों में भाग लिया था? तो भारत ने सर्वप्रथम जो 1934 में यह 1934 के राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था, जो कि होना जो था, या 1934 का जो राष्ट्रमंडल खेल होना था दक्षिण अफ्रीका में, होना था दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में होना था। लेकिन जो है यहाँ ना होके 1934 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ वह इंग्लैंड में हुआ। 1934 का राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड में। सर्वप्रथम जो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई थी 1930 में जो राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना आयोजन किया गया था हैमिल्टन कनाडा में। हैमिल्टन कनाडा में हुआ था पहली बार राष्ट्रमंडल खेल। अब भारत राष्ट्रमंडल खेल का
अब तक एक बार मेजबानी कर चुका है 2010 में। भारत जो है राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी एक ही बार किया है 2010 में। और सर्वाधिक बार करने वाला जो आयोजन करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया, 5 बार किया है। ऑस्ट्रेलिया जो है सर्वाधिक बार करने वाला बन गया है 5 बार। भारत एक ही बार किया है। हाँ, सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ तो ऑस्ट्रेलिया में, और भारत में एक ही बार हुआ है 2010 में। चलिए अब कितना नंबर है? 45। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? तो भारत की समुद्र तट रेखा सबसे सर्वाधिक लंबी तट रेखा जो है, सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक लंबी तट रेखा या गुजरात का सर्वाधिक तट रेखा लंबी जो है या गुजरात का है। गुजरात का जो है तट रेखा 1214 किलोमीटर है, 1214 समथिंग है, 1214 किलोमीटर गुजरात। इसमें क्या है ना, कभी कभी पूछता है कि दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो दूसरा हो जाएगा तमिलनाडु है, इस 1072 किलोमीटर के आसपास है इसका, ठीक है। नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं आएगा दूसरा, आंध्र प्रदेश का उससे कम है, 972 है। तीसरा में आंध्र प्रदेश आएगा, तीसरा स्थान पे आंध्र प्रदेश आ जाएगा, तमिलनाडु दूसरा स्थान पे, तीसरा पे आंध्र प्रदेश आएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, भारत की कुल समुद्र तट रेखा से कितना राज्य लगता है? तो 9 राज्य। टोटल राज्य कितने लगते हैं? तो 9, और 4 गो केंद्र शासित प्रदेश, 4 गो केंद्र शासित प्रदेश और 9 गो राज्य लगता है। तो टोटल कितना तो पूछेगा तो कितना लगता है? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिर्फ किले दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, या सिक्किम में है नाथुला दर्रा सिक्किम, जो जिला जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? या ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। अगर भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे सर्वाधिक जो भू क्षेत्र में पाई जाने वाली भारत में जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत में। भारत की कुल मुख्य भूमि की 42% जो मृदा होती है वह जो है जलोढ़ मिट्टी है। और दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मृदा हो जाएगी या काली मिट्टी। काली मिट्टी जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है गुजरात में, दूसरा सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो ये सलाल परियोजना चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में ही है, चिनाब नदी पे स्थित है, चिनाब से। पूरी परियोजना जो है झेलम नदी, झेलम नदी के तट पर है। दुलहस्ती परियोजना भी चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में ही है। पार्वती परियोजना हो जाएगा, देखिए पार्वती परियोजना कहाँ था जी, इसका याद नहीं आ रहा है, डी ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ? नाम में चलिए अगला डी हो जाएगा। बाकी वो दोनों जो चिनाब नदी पे ही स्थित था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो 4 राष्ट्रीय जलमार्ग है, LW1 है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है, हल्दिया इलाहाबाद से हल्दिया के बीच स्थित है। और दूसरा हो जाएगा इलाहाबाद से सादिया से धुबरी पट्टी, सादिया से धुबरी पट्टी, दूसरा धुबरी पट्टी। तीसरा हो जाएगा कोल्लम से कोट्टम, कोल्लम जो है इससे कोट्टम है, कोल्लम से कोट्टम हो जाएगा। और चौथा जो है काकीनाडा से मरक्कम, काकीनाडा से मरक्कम के बीच है, मरक्कम के बीच है। और इसकी लंबाई जो है 2890 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 वाला सर्वाधिक लंबी। अगला क्वेश्चन है कि 1320 के आसपास है इसका। लाल बहादुर शास्त्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में है, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में।
सुभाष चंद्र बोस 17 नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला है जो है, या नेताजी कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस। जयप्रकाश नारायण जो है पटना में, जयप्रकाश नारायण पटना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास मैदान नहीं है, घास का स्थल नहीं है? तो उष्ण कटिबंधीय जो घास का मैदान है नहीं है तो पास हो जाएगा। यह शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और यह पास जो घास का मैदान है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में है। कंपोज हो जाएगा ब्राजील में, घास के मैदान कंपोज ब्राजील में है। लालोज घास के मैदान वेनेजुएला में, वेनेजुएला में यह स्थित है। सवाना जो है अफ्रीका में। और भी कई सारे हैं, जैसे कैंटरबरी वो देता है, कैंटरबरी जो घास के मैदान है, या न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में है कैंटरबरी। पुस्ताज देता है हंगरी में, पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में है, हंगरी हो गया। एक पटाना है, पटाना भी घास के मैदान श्रीलंका में, पटाना जो है श्रीलंका में। दाऊस होता है घास के मैदान, या ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? यह रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। इसका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, 1992 में रियो के ब्राजील में। पृथ्वी दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान जो नीरी है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नीरी का मुख्यालय जो है नागपुर में स्थित है। और नीरी का स्थापना जो हुआ था, नीरी का स्थापना जो है 1958 में हुआ था, वर्ष 1958 में। और इसका मुख्यालय जो है नागपुर में स्थित है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में इसका शुभारंभ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन जो होता है, फाइटोप्लैंक्टन जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण करके ऊर्जा का निर्माण करता है। फाइटोप्लैंक्टन जो होता है प्रकाश संश्लेषण करके या ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्थापित किया गया था वर्ष 1987 में। जबकि प्रभावी जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए प्रभावी कब से हुआ? तो वर्ष 1989 से प्रभावी हुआ था। 1989 में स्थापित, 1987 में ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए किया गया था। ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में, कौन मंडल में है? तो समताप। और ओजोन गैस से सड़ी मछली की तरह बास आती है, सड़ी मछली की तरह बास आती है। एक पूछता है सड़े अंडों की तरह बास, तो सड़े अंडे वाला याद रखेंगे, या हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड सड़ा अंडे की तरह बास आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और सड़ी मछली की तरह बास आता है तो ओजोन गैस से, H2S याद रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो जो है ये हो जाएगी सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सुनियोजित शहर इसमें थे और बसाए गए थे, क्योंकि यहाँ की नालियाँ भी पक्की थी, घर और सड़क भी बने हुए थे जो पक्की सड़क। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है एक शहरी सभ्यता थी। और इसका जो सर्वमान काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच, 1750 ईसा पूर्व के बीच है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मृत्यु के अंतिम दिनों में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। और इसकी जो मृत्यु हुआ था सरबन बेलगोला कर्नाटक, सरबन बेलगोला जो नामक स्थान पे कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में। और 298 में इसकी मृत्यु हो गई थी संलेखना विधि से, संलेखना विधि से इसकी अन्न जल को त्याग दिया था और संलेखना विधि से इसकी मृत्यु हो गई थी।
चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो गंधार कला से भी जो है ग्रीक कला शैली के नाम से भी प्रसिद्ध है। चंगेज खान ने किसके शासन काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के काल में जो है भारत की सीमाओं पे आया आक्रमण किया था। मंगोलिया का था। चंगेज था जो शासक था वह मंगोलिया का था चंगेज। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा है? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो हो जाएगा लोधी वंश, क्योंकि समझिएगा से लोधी वंश का जो संस्थापक था, बहलोल लोधी संस्थापक हो जाएगा। बहलोल लोधी था, बहलोल लोधी संस्थापक था। और इसी का अंतिम जो शासक था इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी, अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। और यहाँ से समझिएगा इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी इस समय बाबर ने ही इसी के समय आक्रमण किया था 1526 में। और 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। बाबर और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया और बाबर जीत गया। और उसी वक्त से जो है 1526 ईस्वी के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश भी लोधी वंश, अंतिम शासक कौन? इब्राहिम लोधी। चलिए 63 नंबर है, अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन-ए-इलाही क्या था? तो ये विश्व बंधुत्व का स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था, विश्व बंधुत्व को। और दीन-ए-इलाही धर्म जो प्रारंभ किया था 1582 ईस्वी में। इसमें प्रवेश करने वाला पहला जो था दीन-ए-इलाही धर्म में बलबन था। पहला जो था बलबन था। अकबर ने तो शुरू ही किया था दीन-ए-इलाही, इसकी शुरुआत अकबर ने, इसको सबसे पहले अकबर ने तो दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना ही की। बीरबल ने दिया था सबसे पहले अपना। अच्छा सॉरी बीरबल, बलबन लिखते हैं, बीरबल पहला हिंदू, हाँ बीरबल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। या 1887 में बनाए गए थे, 1887। समझिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था यह 28 दिसंबर 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। 1885 में होना था इसे पुणे में, पर प्लेग बीमारी के चलते इसका स्थापना हुआ था। जो है पहला सम्मेलन 1885 में बम्बई में पाला हुआ था, गोकुल दास तेजपाल कॉलेज में। इस जो है कुल 72 प्रतिनिधियों के साथ इसका स्थापना किया गया था। और पहला मुस्लिम जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, जिसमें समझिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक था A.O. ह्यूम, संस्थापक था A.O. ह्यूम था। जबकि प्रथम अध्यक्ष जो था W.C. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी था प्रथम अध्यक्ष, व्योमेश चंद्र बनर्जी था पहला अध्यक्ष, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दूसरे अध्यक्ष जो थे, कभी कभी पूछ देता है कि दूसरा अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नौरेजी जो थे दूसरे अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरेजी। और तीसरा जो अध्यक्ष थे या मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो 1887। तो इनका 86 में, 1886 में अध्यक्ष बने थे, 87 में हो जाएगा जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए अगला है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो वर्ष 1917 में इसकी स्थापना किए थे, साबरमती आश्रम की स्थापना वर्ष 1917 में। निम्नलिखित में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? देखिए समझिए, साइमन कमीशन का गठन कह रहा है कि किससे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन का गठन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का गठन हुआ था वर्ष 1930 में। और किससे पहले था? इसके जो बाद होगा उसी से पहले होगा। तो देखिए साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था 1927 में, जबकि भारत आया कब? तो 1928 में। और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया? तो वर्ष 1930 में। रिपोर्ट कब दिया? तो आंसर हो जाएगा 1930। तो यहाँ समझिए स्थापना के पहले, तो 27 से पहले 30 नहीं आएगा। अब यहाँ समझ चौरा चौरी हत्याकांड हुआ 5 फरवरी 1922 को, तो ये भी नहीं होगा। पूना पैक्ट हुआ 1932। पूना पैक्ट इससे पहले हो सकता है, लेकिन देखना है कि पहले और भी कोई है।
तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में, 5 मार्च 1931 को हुआ। तब बताइए कि किससे पहले है, तो 1931 से पहले 30 आएगा, तो गांधी इरविन समझौता के पहले हुआ था जो है असहमति न्याय आंदोलन, तो गांधी इरविन समझौता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में से किसकी एक संग्रह है? गीतांजलि जो पुस्तक है आरएनटी का, या कविताओं का एक संग्रह, कविताओं का एक संग्रह पुस्तक है। और गीतांजलि पुस्तक के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार 1913 में गीतांजलि ही कृति के लिए कविताओं का एक क्या है संग्रह। भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो इंडोनेशिया का। थॉमस कप का संबंध जो है बैडमिंटन से, बैडमिंटन से है, बैडमिंटन, और पहली बार जीता है इंडोनेशिया को हरा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? राजीव कुमार जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में है, 25वां स्थान में है। और भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निर्वाचन भाग 15 में है, दुनिया के पहले पानियों पर संग्रहालय जो है का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहियों पर संग्रहालय भोपाल, भोपाल नहीं से लगा कोलकाता, कोलकाता में। चलिए कोलकाता में दुनिया का पहला पहिया पर संग्रहालय कोलकाता में हो जाएगा। टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता? जो टाटा आईपीएल 2022 में हुआ था, संस्करण जरूर याद रखिएगा 15वां था, और 15वां संस्करण था। और इसको जीतने वाली टीम जो थी गुजरात टाइटंस थी 2022 वाला। और 23 का जो था 2023 में जो हुआ आईपीएल, उसका विजेता था चेन्नई सुपर किंग, विजेता हो गया चेन्नई था, विजेता चेन्नई। और 2024 में जो अभी चल रहा है, ये 15वां से 16वां हो जाएगा। अभी 2024 में चल रहा है, कौन सा संस्करण है? 17वां संस्करण है। और कुल 10 टीम ने भाग लिया है, कुल 10 टीम भाग लिया है 2024 में। 17वां संस्करण है और 10 टीम ने भाग लिया। तो चलिए आगे समझते हैं। इस बार का सबसे महंगा खिलाड़ी जो है मिचेल स्टार्क है 24.75 करोड़। और दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी है पैट कमिंस है जो 20.50 करोड़ रुपये का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, एलिजाबेथ बोर्न का हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बनी है? देखिए हाल ही में जो प्रधानमंत्री है हट गया है, इससे पहले जो किताब में छपा वो पहले क्वेश्चन। अभी एलिजाबेथ पहली महिला प्रधानमंत्री तो बनी है या फ्रांस की, जबकि अभी वर्तमान जो प्रधानमंत्री है ना, वर्तमान प्रधानमंत्री है क्या नाम तो देखेंगे, समलैंगिक है जी। राष्ट्रपति तो यहाँ के है इमैनुअल मैक्रोन, राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन है, जो भारत के मुख्य अतिथि था इस वर्ष के गणतंत्र दिवस। इमैनुअल मैक्रोन अटल है जी, अटल ग्रेवियल। वर्तमान प्रधानमंत्री जो है ग्रेवियल अटल है, जो समलैंगिक प्रधानमंत्री ग्रेवियल। इमैनुअल मैक्रोन अभी वर्तमान में है राष्ट्रपति। क्या जी? नहीं, अभी वर्तमान प्रधानमंत्री है ये ग्रेवियल। एलिजाबेथ से पहले बाद में बना है, अभी वर्तमान में यही है ग्रेवियल अटल। चलिए अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो मिला है 2022 में मिला है गीतांजलि श्री को, और जबकि 2023 में जो दिया गया है 2023 में जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है कि जॉर्जी गोस्पिडिनोव को, जॉर्जी गोस्पिडिनोव, जॉर्जी गोस्पिडिनोव को मिला है 23 में, 24 तो भी चल ही रहा, 23 में मिला है जॉर्जी गोस्पिडिनोव को। अभी इस बार का बुकर पुरस्कार मिला है पॉल लिंच, बुकर पुरस्कार जो है पॉल लिंच को, बुकर पुरस्कार मिला था पॉल लिंच, पॉल लिंच को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है,
कोविड-19 महामारी के समय में निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित कर दिया है? यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जो है दिया गया है इसको। पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट जो है 22 का थीम यही है। पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। और इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट 2022 का थीम था। चलिए नेक्स्ट है राइटिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? इम्तियाज अनीस जो है इस पुस्तक के लेखक इम्तियाज। हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन ZY-कोवडी जो है इसके आपातकाल उपयोग को मंजूरी दी गई है या भारत के द्वारा? भारत के द्वारा जो है इसको मंजूरी दिया गया है अभी हाल ही। चलिए अगला कितना नंबर में? 100 चलिए नेक्स्ट है अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो निम्नलिखित में इससे छाटना है, ठीक है। ऐसे पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका भित्ति दोनों, और जंतु कोशिका में केवल जो है कोशिका झिल्ली होती है। अब इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसी के द्वारा जो क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से ही क्लोरोफिल जो क्लोरोफिल के कारण इन पत्तियां क्या होती है हरी, और उसी के द्वारा क्या करता है वाष्पोत्सर्जन करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वाष्पोत्सर्जन। तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार बैटिंग एवं वेस्ट ने किया था। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद रहती है? तो याद रखिएगा जिंक होता है। कौन सी धातु? जिंक का जस्ता जिसको बोलते हैं, जिंक धातु मौजूद होती है। इसकी कमी से कौन सा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग जो है मधुमेह रोग होता है। और इंसुलिन स्रावित कहाँ से होती है? तो अग्नाशय से, अग्नाशय से स्रावित होती है। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? तो मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित, यानी अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि कौन सी है? तो मिश्रित। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन है? अग्नाशय। और मिश्रित ग्रंथि भी कौन है? अग्नाशय। जबकि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछेगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा थायराइड। अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी जो है थायराइड हो जाएगा, थायराइड। अगर पूछेगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी, तो यकृत हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? तो यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं। चलिए अगला है दो अस्थियों के जोड़ को क्या कहते हैं? इसको लिंगामेंटस या स्नायु, लिंगामेंटस या स्नायु। अंग्रेजी में कहेंगे तो लिंगामेंटस, लिंगामेंटस कहते हैं, लिंगामेंटस हो जाएगा, और हिंदी में स्नायु। और अस्थि प्लस मांसपेशी के जोड़ को टेंडन या कांट्रा कहते हैं। अस्थि और प्लस मांसपेशी रहेगा, मांसपेशी के जोड़ को क्या कहते हैं? तो टेंडन या फिर कांट्रा, टेंडन या कांट्रा को। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विटामिन ए का रासायनिक नाम थायमिन हो जाएगा। डी का कैल्शियम। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल होता है। जबकि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का होता है। B12 का साइनोफोमालिन, B6 के पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन होता है। अच्छा कल एक क्वेश्चन था विटामिन B3 जो पेलाग्रा रोग होता है, जिसमें जो है ये क्वेश्चन था कि मुख्य मक्का को यानी मुख्य अनाज के रूप में ग्रहण करने वाले व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है? तो पेलाग्रा रोग, या दस्त उसी को, या डायरिया, डायरिया भी उसी से, डायरिया हो गया, दस्त हो गया B3 से।
डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो पेंटोज होता है। डीएनए में कौन सी शर्करा? पेंटोज पाया जाता है। टैक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन? तो विषों का अध्ययन। टैक्सिकोलॉजी में विषों का अध्ययन, जबकि वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी में। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी में, और बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है, और कैंसर का अध्ययन जो होता है ऑन्कोलॉजी में। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, इनमें से कौन सा रोग जो है नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल, यानी दूषित जल या दूषित भोजन करने से कौन सा रोग होता है? तो ब्लूबेरी सिंड्रोम रोग होता है, दूषित जल और दूषित भोजन करने से। बीनी माता रोग जो होता है पारा से हो जाएगा। अगला निम्नलिखित कौन सा एंजाइम जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो लाइसोजाइम नाम जो जीवाणु है भोजन में जीवाणुओं को नष्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो अम्ल का स्रावन कहाँ से होता है? तो यामाशय सही हो जाएगा। जल अवशोषण बड़ी आंत सही है। सबसे बड़ी ग्रंथि अभी तुरंत लिखाए थे यकृत, तो इनमें से सभी का सही हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में स्मरण जो है क्षमता और स्मरण क्षमता, सोचने की क्षमता जो है, ये सारी तार्किक क्रियाएं जो होती है सेरिब्रम में। सेरिब्रम जो ये आगे का भाग होता है सेरिब्रम, अब मध्य मस्तिष्क बीच में होता है, सेरिबेलम जो होता है पीछे का भाग, पीछे का भाग सेरिबेलम। तीन भागों को बांटा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के करेंसी नोट जारी करता है? तो नोट जारी करने वाली संस्था जो है आरबीआई है। आरबीआई आरबीआई का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर। यंग हिल्टन समिति। और आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर, खाली प्रथम पूछेगा कौन था, तो आंसर हो जाएगा ओसबोन स्मिथ। ओसबोन स्मिथ जो प्रथम गवर्नर था, स्मिथ था। जबकि प्रथम भारतीय अगर लगल रहेगा कि भारतीय गवर्नर कौन था, तो आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। सीडी देशमुख था। और जबकि अभी वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास है, जो कि 25वां नंबर का। शक्तिकांत दास 25वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारतीय साख समिति द्वारा कृषकों को किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो कृषकों को अल्पकालीन ऋण मिल जाता है, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन। इनमें से सभी नाबार्ड एक बैंक है, NABARD, जो 6ठी पंचवर्षीय योजना में 12 जुलाई 1982 का स्थापना हुआ था, वो भी कृषकों के लिए ऋण प्रदान करती है नाबार्ड बैंक। तो तीनों से प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु के वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? जो 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयु के बच्चे 50 वर्ष के व्यक्तियों को दिया जाता है। यह प्रारंभ हुआ था 2015 में, 9 जनवरी 2015 में प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला है, भारत में प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष जो प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्रारंभ होता है। अस्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? उसे जड़त्व। जड़त्व जो है एक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व पर निर्भर रहेगा। जड़त्व किस पर निर्भर रहता है? तो द्रव्यमान। चलिए जड़त्व के नियम को ही न्यूटन का जो है प्रथम नियम कहते हैं, जड़त्व या गैलीलियो का नियम। इस जड़त्व के नियम से ही परिभाषा किसकी मिलती है? तो बल की परिभाषा मिलती है। जबकि दूसरा नियम जो होता है बल का व्यंजन, और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया। अगला निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल हो जाएगा। जबकि विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में चेंज करता है। अब विद्युत हीटर जो होता है या विद्युत ऊर्जा को उष्मा, विद्युत ऊर्जा को उष्मा एवं प्रकाश में भी, उष्मा एवं प्रकाश। अगला है डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, यांत्रिक को विद्युत में चेंज करता है। चलिए अगला है, किसी द्रव्य का तापमान में वृद्धि होने से द्रव्य के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्य के अगर तापमान में वृद्धि करेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? घटेगा, उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ध्वनि का तारतम्य जो है किस पर निर्भर, यानी किस पर निर्भर होता है या किस पर निर्धारित की जाती है?
तो उसके पिच जो होते हैं आवृत्ति जिसको बोलते हैं, पिच यानी पिच पे निर्भर होता है। जैसे बच्चों या महिलाओं की आवाज़ जो है तीक्ष्ण होता है, उसका कारण क्या है? तो उच्च आवृत्ति, उच्च आवृत्ति के कारण जो है ऐसा होता है उच्च आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट है ध्वनि को, चलिए अगला विद्युत परिपथ में फ्यूज को जो है कैसे लगाया जाता है? तो गर्म तार या उसी को क्या बोलते हैं? जीवित तार में लगाया जाता है। यानी समझिएगा विद्युत परिपथ में जो फ्यूज होता है गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है। फ्यूज जो मिश्रण होता है शीशा और टीन का, शीशा और टीन का मिश्रण होता है। फ्यूज तार जो होते हैं उसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न। फ्यूज तार का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध रहेगा, प्रतिरोध उच्च होता है, उच्च, और गलनांक रहेगा तो गलनांक होता है निम्न, गलनांक निम्न होता है। क्योंकि गलनांक अगर उच्च रहेगा तो कटेगा नहीं, फिर जल्दी गलनांक निम्न होता है। चलिए अगला हाइड्रोग्लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटन क्या है? तो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। किस स्वच्छ जल वाले तालाब को आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है? तो ऐसा कुछ भी टेढ़ा दिखाई, सिक्का उठा हुआ छड़ बाल्टी में टेढ़ा, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से किस रंग या वर्णन का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो समझ लीजिए बैगनी का हो जाएगा सबसे कम, और इसका तरंगदैर्घ्य जो है, तरंगदैर्घ्य भी इसका सबसे कम होता है, तरंगदैर्घ्य भी इसका जो है कम होता है। और बैगनी का अपवर्तनांक, तरंगदैर्घ्य कम, अपवर्तनांक ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो है अपवर्तनांक अधिक होता है बैगनी का, और लाल का क्या होता है? कम होता है, इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। हो गया। चलिए